नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम संसद के मॉनसून सत्र में क्या होगा, सरकार का रुख, विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। अब तक अमूमन देखा जाता रहा है कि संसद में जितने भी सत्र हुए हैं हाल फिलहाल, इससे पहले वो बहुत बेहद हंगामेदार रहे हैं। सरकार हर बार संसद का सत्र सुचारू रूप से चलाने के लिए सत्र से पहले एक सर्वदलीय बैठक करती है। आज भी सर्वदलीय बैठक हुई और संसद को सुचारू रूप से चलने देने की बात सभी दलों ने की। हालांकि दिलचस्प ये है और गौर करने वाली बात यह है कि विपक्ष ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार के सामने साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी को पहलगाम के हमले के मुद्दे पर संसद में बयान देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के बयान की मांग विपक्ष ने साफ तौर पर की है पहलगाम के हमले के मुद्दे पर। ठीक उसी तरह जिस तरह इससे पहले सत्र में मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष ने पीएम मोदी के बयान की मांग की थी संसद के पटल पर। अब स्पिच सेट कर दिया गया है और संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि संसद चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, विपक्ष की भी है। हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षाविद डॉक्टर बी के वर्मा साहब। वर्मा साहब, स्वागत है आपका। और बताएं कि धन्यवाद। क्या इस बार आप क्या अंदाजा लगाते हैं। लोग मान रहे हैं कि मॉनसून सत्र में मूसलाधार सियासत होने वाली है, आप कैसे देख रहे हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से तेज सियासत होगी। और विपक्ष की ओर से जो प्रधानमंत्री से वक्तव्य की मांग की जा रही है वह बिल्कुल उचित है, क्योंकि प्रधानमंत्री सरकार के प्रधान हैं और वो जब बोलेंगे, बयान देंगे, तो बहस के लिए ट्रेंड सेटिंग होगा और विपक्ष उस पर अपने एंगल से विश्लेषण कर सकेगा और मांग कर सकेगा जो कमियां रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री इससे कतरा रहे हैं। यह संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। पहले भी ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम की दुखद जो वारदात हुई या उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर चला, उससे पहले सर्वदलीय बैठक में भी प्रधानमंत्री खुद उपस्थित नहीं हुए और वो मधुबनी बिहार में भाषण कर रहे थे। तो अब ये समझ से परे की बात है कि इतना महत्वपूर्ण मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर हो और उसमें प्रधानमंत्री उस सर्वदलीय बैठक से बाहर हों, तो इस औचित्य का जवाब तो स्वयं प्रधानमंत्री ही दे सकते हैं। दिलचस्प यह है कि उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की धरती से ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और बदला लेने की बात कही। और 2 दिन पहले भी प्रधानमंत्री मोदी बिहार में थे और वहां भी उन्होंने कहा कि हम मैंने इसी धरती पे इस बात का जिक्र किया था। अब तक औपचारिक तौर पे ऑपरेशन सिंदूर के खत्म होने का ऐलान नहीं किया गया है। भारत ने साफ किया है कि अगर कोई भी आतंकवादी घटना होती है तो वो उसे भारत पर हमला ही माना जाएगा और उसी अंदाज में प्रतिक्रिया दी जाएगी जैसा कि पहलगाम हमले के बाद किया गया। लेकिन कई सवाल हैं और इन सवालों को लेकर विपक्ष आक्रामक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। खासकर जब पहलगाम के आतंकी अब तक कहां हैं, वो हमलावर अब तक क्यों नहीं पकड़े गए। सरकार अपनी ओर से कई तरह के बयान दे रही है, जैसे कि टीआरएफ का को कल ही अमेरिका ने बैन कर दिया। टीआरएफ को बैन करने का मुद्दा सरकार इस पर पीठ थपथपा रही है कि हमने हमारी कोशिशों से अमेरिका ने इस संगठन को बैन किया है, टीआरएफ ने ही इस घटना की जिम्मेदारी ली थी। लेकिन जिस अंदाज में मोदी जी के दोस्त ट्रम्प बार बार कह रहे हैं कि एक तो हमने सीज फायर करवाया, अब तो वो 5 जेट गिराए गए
किस देश के गिराए गए वो नहीं बता रहे, लेकिन 5 जेट गिराए गए ये भी दावा कर रहे हैं। मतलब सीज फायर का भी ऐलान ट्रम्प करते हैं, कितने जेट गिराए गए वो भी बताते हैं। ट्रेड डील के जरिए उन्होंने जंग रुकवा दी इसका दावा करते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाने का श्रेय लेने में ट्रम्प बहुत आगे हैं। वो ये अलग बात है कि जिस जंग को रुकवाने का श्रेय उन्होंने अपने कैंपेन में किया था कि राष्ट्रपति बनते ही रूस और यूक्रेन के जंग को खत्म कर देंगे, वो अब तक वो नहीं रुकवा पाए। बाकी सारी जंग रुकवाने का श्रेय वो ले रहे हैं। तो ऐसे में भारत की विदेश नीति पर विपक्ष का सवाल उठाना, सीज फायर पर ट्रम्प के आरोपों पर पीएम से जवाब की मांग करना तो लाजमी है। देखिए, ये जो पहलगाम की घटना के बाद और सीज फायर में ट्रम्प की जो भूमिका रही, और उस भूमिका को उन्होंने जिस तरह से श्रेय लेने के लिए उजागर किया, अपने आप को एक मुख्य सरपंच जताने के लिए, वह भारतीय विदेश नीति पर एक बड़ा आघात है। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भारत की बात किसी दूसरे राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र प्रमुख के द्वारा विदेश नीति में हस्तक्षेप किया जाए और कहा जाए, भारत की ओर से घोषणा करे, तो ये एक बड़ी शर्मनाक स्थिति उत्पन्न हुई है। भारत के विदेश नीति के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि भारत के बदले कोई दूसरा देश उसकी घोषणा करे। उसके साथ साथ इस तरह से सारे खुलासे जो विदेश मंत्रालय के द्वारा होना चाहिए था, विदेश मंत्री के स्तर से होना चाहिए था, या सबसे अधिक प्रधानमंत्री के स्तर से होना चाहिए था, तो नहीं हुआ, और उस पर लोग बगले झांकने लगे। और यह जो अभी अमेरिका के द्वारा टीआरएफ पर बैन लगा है, चीन ने भी बैन लगाया, तो उससे जो स्लिप्स हुए हैं पिछले दिनों, उस पर उससे कोई पर्दा नहीं गिरता। वह तो अपनी जगह है। एक छोटी सी इनको राहत के रूप में पेश करने का मौका मिल गया आप क्या कि देखते हमने हैं? ये करवा लिया, हमने वो करवा लिया। जी जी। लेकिन मुख्य मुद्दा ये नहीं है। मुख्य मुद्दा है कि आपने आज तक के स्थापित विदेश नीति के विदेश नीति की धज्जियां उड़ा दी एक तरह से। किसी भी संप्रभु राष्ट्र का निर्णय किसी दूसरे देश के द्वारा बताया जाए, इससे दुखद और आश्चर्यजनक क्या हो सकता है। आप और क्या देखते हैं वर्मा साहब? संसद के मानसून सत्र में और किस मुद्दे पर आप हंगामे का आसार देख रहे हैं, या इस पर सरकार से विपक्ष के द्वारा चर्चा की मांग को देखते हैं? किन मुद्दों की गूंज सुनाई देगी इस बार? उसके बाद अभी तो एसआईआर जो है उस पर हो सकता है, लेकिन मुझे तो लगता है कि यह मामला जो है भारत पाकिस्तान वाला, वही संसद के सारे समय को लील न ले, इसी में सारा समय खप जाए। अब बचा हुआ समय उस पर जाएगा, और उसमें सरकार की ओर से जो अन्य बिलों को लाने की बात है,
हो सकता है जैसे पास में भी जैसे हंगाम तैसे भी पास कराए गए हैं, उस हंगामे में तरह से बिल पास पास करवा कराया लिए जा गए। ये अभी हाल फिलहाल जो मोहन भागवत ने, जो संघ प्रमुख ने बयान दिया था कि 75 के बाद लोगों को जब शॉल से सम्मानित किया जाता है तो उसका मतलब है कि आप रास्ता छोड़ दीजिए, नई पीढ़ी को आने दीजिए। क्या इसका भी असर आप इस सत्र में देखते हैं बीजेपी की राजनीति में? क्योंकि बीजेपी अब तक अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाई है। 2 दिन पहले ही मोदी जी से मिलने के लिए सीएम योगी आए थे, लंबी चर्चा हुई थी कि यूपी में प्रदेश अध्यक्ष को चुनने की कवायद हो रही है। तो इन सब मुद्दों का भी असर देखने को मिलेगा वहां। देखिए, यह एक बड़ा मुद्दा है जिसकी चर्चा मोहन भागवत ने की है, और इसको आगे बढ़ाने वाले किसी समय में प्रधानमंत्री स्वयं थे। इस कारण कई सीनियर लोगों को टिकट तक नहीं दिया गया। उनको सक्रिय राजनीति से बाहर का रास्ता दिखाया गया और मार्गदर्शक मंडल में रखने की बात की गई, जिसकी कोई व्यावहारिक उपयोगिता नहीं है। वो एक कंसोलेशन है, साइकोलॉजिकल कंसोलेशन था, वो प्रूव्ड हो गया। अब यह बात मोदी जी पर आने वाली है, क्योंकि यह तो अब भाजपा जो है एक सिद्धांत से चलने वाली पार्टी है, अपने आप को कहती है। तो उनके लिए यह एक एसिड टेस्ट होगा कि इस मामले में अगर प्रधानमंत्री मान लेते हैं उनकी सलाह को, तो फिर भाजपा यह कहने में सफल होगी कि हम सिद्धांतवादी पार्टी हैं। अगर मोदी उसको महत्व नहीं देते और बने रहते हैं, जैसा कि निशिकांत दुबे ने कहा कि मोदी जी का रहना जरूरी है, नहीं तो अगले चुनाव में भाजपा 150 सीट भी नहीं ला सकती है। अगर ऐसा होता है तो भी भाजपा के लिए बड़ा जबरदस्त झटका होगा, और अभी तक का जो एक इमेज था उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगेगा, उसको झटका लगेगा। और एक मॉर्निंग सोच दी डे, क्यों नहीं भाजपा इतनी अनुशासित पार्टी है, अभी तक अपने अध्यक्ष का चुनाव कर सकी? जेपी नड्डा का कार्यकाल कब समाप्त हुआ? क्यों उसको बार बार बढ़ाया गया? तो ये सब तो अपने आप में एक स्पष्ट संकेत है कि भाजपा के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं है। तो ये खैर ये तो बीजेपी के अंदर की बात है, अंदर की राजनीति है, और उस पर वो समय समय पर जवाब भी देते रहे हैं। अमित शाह ने कहा है कि हमारी पार्टी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। और जब पार्टी इतनी बड़ी हो तो अध्यक्ष चुनने का काम, सबसे सलाह लेने का काम, उन्होंने ये संसद में ये बात कही थी और अखिलेश यादव को चुप कराते हुए बात कही थी कि आपकी तो पारिवारिक पार्टी है, परिवारवाद की पार्टी है, आप जब तक चाहेंगे तब तक अध्यक्ष बने रहेंगे, लेकिन हमारी पार्टी में ऐसा नहीं होगा। हमारी पार्टी में अध्यक्ष चुने जाएंगे। ये ये तो उन्होंने संसद के पटल पे कहा था। और असलियत में भी चाहे भले ही पसंद व्यक्ति किसी के पसंद का हो, लेकिन बीजेपी ये दावा तो करती है कि वो परिवारवादी पार्टियों से थोड़ी अलग है अब तक। और एक चीज ये भी दिलचस्प होगा, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब ये संसद का मानसून सत्र चल रहा होगा उसी वक्त एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होगी। तो जाहिर है जो मुद्दा इतना गर्म है, खासकर बिहार में आने वाले चुनाव को लेकर, तो इसमें भी संसद में हंगामे होने के पूरे आसार होंगे कि एसआईआर पर विपक्ष पहले ही वोट बंदी की बात कहकर इस पर तंज कस कस रहा है और कह रहा है कि सरकार जो है चुनाव आयोग के बहाने विपक्ष के वोट को हटा देना चाहती है या वोट बंदी लागू करना चाहती है, जैसे राहुल ने खुलकर कहा है। देखिए, ये कहना कि भाजपा एक बड़ी पार्टी है एक सच्चाई है आज, लेकिन बड़ी पार्टी और जो अपने आप को लोकतांत्रिक पार्टी कहती है, जिसमें परिवार और व्यक्तियों का दखल नहीं है, सिद्धांतों से चलने वाली पार्टी है, तो आप क्या देखते हैं?
बड़ी पार्टी है इसलिए वो अध्यक्ष नहीं चुन पाते हैं, बड़ी पार्टी है इसलिए निर्णय नहीं समय से हो पाता है। तो एक पार्टी को चलाने में यदि इतना इधर उधर है, तो देश को चलाने के लिए कितना निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए। और यही तो हुआ है कि समय पर जो निर्णय लिया जाना चाहिए, अब तक जो कहते आ रहे थे कि कांग्रेस ने जो चीजें मैदान में जीती, युद्ध के मैदान में, वह टेबल पर हार गई। इस बार क्या हुआ? पहली दफा ये हुआ मोदी के शासनकाल में कि जहां फौज आगे बढ़ी, फौज ने देश को गौरवान्वित किया, हमारी सारी चीजें सही ढंग से चल रही थी, और अचानक से युद्ध विराम हो गया। जाहिर है उस और फिर उससे पल्ला झाड़ने के लिए, एक कवर अप के लिए कहा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर है और ये जारी है। तो क्या जारी है? अभी तक औपचारिक तौर पर सरकार ने ये नहीं कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा और पाकिस्तान को साफ चेतावनी भी दी है। अब वो तो ठीक है, जैसे विदेश नीति जारी रहेगी, वो कभी एंड करता है? तो ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, इसका मतलब है कि उसको दूसरे अर्थ में भी आप देख सकते हैं कि पड़ोसियों के साथ हम कैसा संबंध रखना चाहते हैं, अगर पड़ो, कंस्ट्रक्टिव बात करके, अगर या पड़ोसी तो सुधरना आप ही मैदान में जीत करके और फिर उसको पॉलिटिकली अपने पक्ष में कर लीजिए। अगर पड़ोसी सुधरना ही नहीं चाहेगा तो उसके साथ तो हमें वैसा ही बर्ताव करना पड़ेगा। और उसकी और ये ठीक है कि दोनों अगर परमाणु देश हैं, तो परमाणु देश में युद्ध से फैसला जरा कठिन होता है, तो बातचीत से तो आप फैसला कीजिए। 70 साल के लगभग हो गए, कितने दिनों में इस समस्या का समाधान हो? मान लीजिए पहले की सरकार में जो बात हो, आज की सरकार तो राष्ट्रवादी सरकार है, यानी कहती है और राष्ट्र के लिए सब कुछ करने को तैयार है, और उसके लिए चाहे कुछ हो जाए, वो सब कुछ करने को कहती है, लेकिन करती क्या है? तो सो आप देखिए, पुलवामा के मामले में अभी तक इनको पता नहीं चला कहां से आरडीएक्स आया, जो कि हमेशा से प्रेस में आता रहा है। पहलगाम वाले का पता ही नहीं चला, सरकार खुद कहती है कि उसमें चूक थी। जाहिर है और आप कैसी सरकार चला रहे हैं जिसमें आप संवेदनशील हिस्सों में भी सुरक्षा मुहैया नहीं करा पाते? जाहिर है यही बात सरकार ने विपक्ष सर्वदलीय बैठक में भी मांगी थी। और जिस तरह से विपक्ष ने सरकार का सहयोग किया उस दौरान और एक मत से सरकार के हर कदम पर उसका साथ दिया, देश एक स्वर में बोला, एक सुर में बोला। और विपक्षी दलों का डेलीगेशन मिलकर जब पहलगाम में हमले के बाद जब अलग अलग हिस्सों में गए, उस दौरान असदुद्दीन ओवैसी और कई सांसदों ने जिस तरीके से देश का पक्ष रखा, वो वाकई काबिले तारीफ है। और इसकी सराहना की जानी चाहिए, सराहना की जा रही है, लोग इसे मान रहे हैं कि अंदरूनी राजनीति जहां देश की बात आती है तो पूरा देश एकजुट है। लेकिन कल जब संसद के सत्र शुरू होगा, उस वक्त पूरी आजादी होगी पक्ष विपक्ष को उस पूरे घटनाक्रम का सच जानने की, जिम्मेदारी पर सवाल उठाने की। और संसद के पटल पर अब प्रधानमंत्री इस पर बयान देते हैं या नहीं, ये देखना होगा। क्योंकि मणिपुर के मुद्दे पर जब सदन में प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे, विपक्ष ये कहकर वॉकआउट कर गया कि पीएम मोदी पूरी दुनिया की बातें कर रहे हैं लेकिन वो मणिपुर पर नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जब विपक्ष वॉकआउट कर गया, तब पीएम मोदी ने मणिपुर पर अपनी बात रखी थी। अब इस मानसून सत्र में क्या होता है, किस तरह रुख बदलता है, सरकार का क्या रुख होता है, कितने फाइटर प्लेन गिरे, नहीं गिरे, क्या क्या नुकसान हुआ,
जो राहुल सवाल उठा रहे हैं और राहुल को बीजेपी की मीडिया सेल देशद्रोही करार दे रही है ट्वीट के जरिए। तो अब देखना होगा कि संसद के इस सत्र में सरकार किस तरह विपक्ष के आरोपों का और विपक्ष के सवालों का सामना करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली बार किसी और मुद्दे पर हमारी चर्चा होगी। धन्यवाद बहुत बहुत। धन्यवाद, धन्यवाद।